अब 2024 का साल ओवरऑल एग्री मार्केट के लिए कैसा रहने वाला है? क्या नए प्रोडक्ट एग्री के प्लेटफॉर्म पर 2024 में आएंगे? क्या जो भारी उठापटक का दौर हमने 2023 में देखा है, क्या वो अब थमेगा? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं कपिल देव, चीफ बिजनेस ऑफिसर NCDEX के। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला सवाल मेरा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2024 को लेकर के आप लोग कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, कितनी उम्मीदें हैं नए प्रोडक्ट को लेकर? धन्यवाद मृत्युंजय जी। सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, आपने सारा कुछ बोल ही दिया एक्चुअली। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम नए साल से एक्सपेक्टेशन रखें तो हमें लगता है कि काफ़ी स्टेबल और अच्छा साल रहेगा। बहुत सारे जो फैक्टर थे जो कि हमने 2023 में क्विकली इवॉल्व होते हुए देखे हैं, चाहे वो बहुत शार्पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हों, वॉलेटाइल पॉलिसीज़ हों, वेदर के बहुत बड़े कंसर्न हो, या ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसकी वजह से प्राइसेस में बहुत वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिली। अब हमें इस साल में ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ जो बड़े इवेंट हुए थे कहीं ना कहीं धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो रही है। पूरे ट्रेड को हमें एक व्यू धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की तरफ देख रही है, उनकी क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं, और कहीं ना कहीं सारी कमोडिटीज़ में उनका इम्पैक्ट भी दिखना शुरू हो गया है। वेदर के कंसर्न काफ़ी हद तक रिजोल्व हो गए हैं। ग्लोबल जो सप्लाई है वो भी स्ट्रीमलाइन हो रही है। तो हमें लगता है कि स्टेबल ईयर रहेगा, और स्टेबल ईयर रहेगा तो कहीं ना कहीं एक ट्रेड पैटर्न में इम्प्रूवमेंट होगा, और उसके साथ साथ जो हमारे प्लान है नई हाँ, कमोडिटीज़ के हाँ। वो भी आगे बढ़ेंगे। नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि काफ़ी सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट हैं, लेकिन मैं अगर डायरेक्टली आपसे पूछूं कि जो आपके लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट थे, जैसे ऑयल सीड ऑयल का ले लें आप, या पल्सेस का ले लें चना, क्या मतलब, चूंकि 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है बैन, लेकिन क्या आपको लगता है कि उससे पहले ये रिज्यूम हो जाएगा इलेक्शन के बाद? क्या मई जून में इस बात की उम्मीद हम कर सकते हैं? कहीं से आपको ऐसा हिंट मिल रहा है कि ऐसा हो सकता है मिड ईयर में भी? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई हिंट हमारे पास नहीं है, बट हमारी तरफ से जो भी एफर्ट्स हैं वो हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। जो भी फंडामेंटल अपडेट्स हैं, प्राइसेस अपडेट है, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, वो रेगुलर हम जो भी रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और साथ में एक रिक्वेस्ट भी हम करते चले जा रहे हैं कि अभी वो सब सिचुएशन नहीं है, मार्केट सेटल हो चुके हैं, तो जो कमोडिटीज़ आपने सस्पेंड किया है उनको रिज्यूम करने के लिए दोबारा से सोचिए आप। तो वो हमारा एक कंटिन्यूस डिस्कशन जितने भी रेगुलेटर या पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ है, बट कब होगा इस पे अभी तक कोई भी हिंट नहीं है मृत्युंजय जी। इन प्रोडक्ट को अगर छोड़ दें तो इसके अलावा बाकी कोई ऐसे प्रोडक्ट एग्री में जिसके ऊपर, मतलब जो अभी, मतलब जो पहली बार आएगा एक्सचेंज के ऊपर, क्या ऐसी कोई प्लानिंग है आपकी कुछ नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की? बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम अभी रिव्यू कर रहे हैं। रिसेंटली हमने सन ऑयल का फीचर्स लॉन्च किया है। तो ऑयल सीड में जो एक कम्प्लीटली ड्राई हो चुका था सेक्टर, जहां पर कोई भी रिस्क मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं था, हमने वो इंट्रोड्यूस किया है। और थैंकफुली अभी लास्ट वीक ही हमने फर्स्ट एक्सपायरी उसकी बहुत ही सक्सेसफुली की है। अभी भी 3,000 टन के लगभग ओपन इंटरेस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट में है। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। उसी लाइन पे और कौन सी कमोडिटीज़ हैं हम कर रहे हैं। कार्बन क्रेडिट है जिसके ऊपर हम एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। येलो पीस के ऊपर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं कि क्या उसको हम फीचर्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ऑलरेडी कुछ डिस्कशन करके रिक्वेस्ट सेबी को और गवर्नमेंट को दी हुई है कि कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, जैसे कि वेदर डेरिवेटिव्स है, या कुछ और प्रोडक्ट हैं जो कि अभी तक अलाउ नहीं है इंडिया में फीचर्स ट्रेडिंग में, उनको अलाउ किया जाए। तो शायद हमें लगता है कि इस साल में वो प्रोडक्ट भी हमें अप्रूवल मिल जाएगा, और आप उस तरह के प्रोडक्ट जो कि ग्लोबल मार्केट में है, वेदर्स के प्रोडक्ट हैं या कार्बन क्रेडिट के प्रोडक्ट हैं, शायद हमें इंडियन मार्केट में NCDEX पे देखने के लिए मिलेंगे। ओके, चलिए, ये तो बात हो गई नए प्रोडक्ट की, लेकिन अब मैं आता हूँ एक बड़े सवाल पे जो इस वक्त कारोबारियों के मन में है। उनका ये कहना है कि जो ट्रेडिंग हो रही है एक्सचेंज के ऊपर इस वक्त एग्री मार्केट में, उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं, मैं बड़ा इन सवालों से जूझता हूँ। मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ। जीरे पर बड़ी आपत्ति है कारोबारियों के एक तबके को कि इतना ज़्यादा वोलेटाइल होने के बावजूद, इतनी गिरावट आने के बावजूद एक्सचेंज मार्जिन कम क्यों नहीं कर रहा है। और उनका कहना है कि एक्सचेंज मार्जिन कम नहीं कर रहा है, इस वजह से मार्केट में ज़्यादा पैनिक मचा हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे कपिल जी?
देखिए मार्जिन कभी भी प्राइस डायरेक्शन को लेके नहीं होते हैं। जो अभी का रिस्क फ्रेमवर्क है जो कि रिसेंटली रिवाइज किया एक्सचेंज ने, एनसीसीएल ने, अलोंग विद सेबी, वो वॉलेटिलिटी से लिंक्ड है। मार्केट जितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, ऑटोमेटिकली मार्जिन की कैलकुलेशन उसके हिसाब से होते रहती है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो एक्सचेंज का अभी कोई ऐसा आर्बिट्रेरली डिस्कशन नहीं होता है कि मार्जिन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है वो हायर वोलेटिलिटी को ध्यान रख के ऑटोमेटिकली मार्जिन के ऊपर रिएक्ट करता रहता है और कह रहे हैं कि मार्जिन बढ़ता हाई, रहता है। आप कह रहे हैं कि जब हाई वोलेटाइल होता है तब मार्जिन इम्प्लीमेंट मतलब उसमें होता है, ठीक है। रोज का बिल्कुल जी। 6% का लोअर सर्किट लगना या अपर सर्किट लगना, क्या ये आपको हाई वोलेटाइल नहीं दिखता है? रोज अगर 6% इसी मार्केट गिर रहा है या बढ़ रहा है, इसको क्या वोलेटाइल नहीं माना जाएगा? सर इसलिए अगर आप देखेंगे मार्जिन की एप्लीकेबिलिटी ज्यादा है, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ जीरे में। अगर आप बाकी सारी कमोडिटीज में देखेंगे इन कंपैरिजन टू जीरा, क्योंकि जीरा में प्राइसेस अभी तक स्टेबल नहीं हुए हैं। कभी प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है, और जो प्राइस का रेंज है वो भी काफी ज्यादा है। तो वॉलेटिलिटी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सभी कमोडिटीज के कंपैरिजन में जीरे में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको दिखेगी। हाँ, तो उसकी वहाँ वजह से जो हाँ, वॉलेटिलिटी मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करके बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही प्राइस स्टेबल होने शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये मार्जिन नीचे आना शुरू हो अच्छा, जाएगा। कुछ लोग कपिल जी ये कह रहे हैं कि जो 6% का मार्जिन है, मतलब वो जो सर्किट लिमिट है, उसको कम करके 4% कर देना चाहिए। क्या ये डिमांड ठीक है या इसके ऊपर कुछ बात आप लोग कुछ सोच रहे हैं? आप देखिए मिक्स फीडबैक हमें मिलते रहते हैं, डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन क्या है। बट जो भी सजेशन हमारे पास आता है हम उसको इंटरनली डेफिनेटली रिव्यू करते हैं। जो कंसर्न टीम है वो भी डिस्कस करती है, प्रोडक्ट एडवाइजरी में भी हम उसका डिस्कशन करते हैं। और अगर हमें लगता है कि ऐसा कुछ है, इसके ऊपर हमें कुछ एक्शन लेने की जरूरत है या इस पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है, हम डेफिनेटली सेबी के पास उसको लेके जाते हैं। बट अभी तक हमें ऐसा कोई फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन 6 से 4 करने के लिए नहीं आया है। नहीं, क्योंकि कई मैं चूंकि इंटरेक्ट करता हूँ इंडस्ट्री के लोगों से, कई लोग मुझे भेजते हैं सुझाव कि नहीं ऐसा आप पूछिए या उनको बोलिए। और कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि भाई 6% सर्किट की वजह से ही बैन हो रहे हैं एक्सचेंज पे प्रोडक्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, लोग मर जाते हैं इसमें। तो इस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे क्या आप? जब तक कोई कंप्लेन नहीं आएगा तब तक संज्ञान नहीं लेंगे आप? नहीं, मैंने आपको बताया कि हम साल में 2 बार प्रोडक्ट की टीम के साथ बैठते हैं, मार्केट एक्सपर्ट को बुलाते हैं और हर पैरामीटर जो एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट का है उसको रिव्यू करते हैं, उसके ऊपर फीडबैक लेते हैं। और अगर उनका सजेशन होता है कि नहीं अभी मार्केट कंडीशन चेंज हो गई है, आप इसको चेंज कीजिए, ये पैरामीटर पे आप रिवर्क कीजिए, हम करते हैं। हमने टर्मरिक में चेंज किया, लॉन्च कैलेंडर चेंज किया, कैस्टर का भी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन चेंज किया क्योंकि मार्केट ने बोला अभी ये करने की जरूरत है, पैकिंग चेंज करने की जरूरत है, बैगिंग चेंज करने की जरूरत है। तो हम सब कुछ करते रहते हैं। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट एडवाइजरी में हम डेफिनेटली इस पॉइंट को भी आपके फीडबैक पे लेके जाएंगे और डिस्कस करेंगे मार्केट राइट, ये पार्टिसिपेंट्स के देखिए ये साथ। अच्छी बात है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और हम सब वेल विशर हैं एग्री एक्सचेंज के, क्योंकि एग्री एक्सचेंज का मकसद था कि किसानों के लिए आप एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म मुहैया कराएं, उनको वाजिब भाव मिले। इस दिशा में एक्सचेंज की बड़ी भूमिका है। तो लिहाजा उस मोर्चे पर हम लोग बहुत वेल विशर हैं। हम चाहते हैं कि भाई एक्सचेंज पर नए प्रोडक्ट आएँ, क्योंकि नए प्रोडक्ट आएंगे तभी ये मार्केट बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, डेप्थ आएगा। लेकिन जो कारोबारियों का एक तबका ऐसा है, उनका कहना, वो आरोप लगाते हैं डायरेक्टली। हम एक कॉलर शो करते हैं कपिल जी शाम को 5:30 बजे, वो फ्लोर ओपन होता है सवालों के लिए। उसमें कहते हैं कि एक्सचेंज पर एक तरफा चाल होती है, फंडामेंटल के खिलाफ मार्केट का बिहेवियर होता है, चाहे वो जीरा हो चाहे ग्वार हो। वो कह रहे हैं कि फंडामेंटल के अगेंस्ट चल रहा है तो एक्सचेंज को सामने आना चाहिए और एक्सचेंज को कोई कदम उठाना चाहिए जिससे कि जो छोटे ट्रेडर हैं उनका ट्रस्ट एक्सचेंज के ऊपर बढ़े, बने। देखिए मृत्युंजय जी, हमेशा मार्केट में दोनों साइड होती हैं, बायर और सेलर। अगर और जो फंडामेंटल होते हैं ये बहुत ही एक सबका अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। तो एक्सचेंज कभी भी प्राइसेस को लेके डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं करता, अगर आपने हिस्टोरिकली भी देखा होगा, और कोई भी एक्सचेंज नहीं करेगा। बट यस, अगर कोई सजेशन हमें आता है कि ऐसा हो रहा है, स्पॉट प्राइस आपका ठीक नहीं आ रहा है, डिलीवरी नहीं हो रही है, डिलीवरी ज़्यादा हो रही है, वो फीडबैक हमें कंटिन्यूअसली मिलता रहता है। जिसको लोग बोलते हैं कि इसकी वजह से शायद कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस चेंज हो रहा है, आपका डिलीवरी नहीं लग पा रहा, वेयर हाउस अवेलेबल नहीं है राइट उसमें, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, लीन सीजन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। बहुत तरह के फीडबैक आते हैं और कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली लिंक होते हैं कमोडिटीज की परफॉर्मेंस से, उससे फिजिकल ये मार्केट के आपने अच्छा साथ। जवाब दिया, ये तो अच्छी हम बात है। ये अच्छी बात है कि जी आप बहुत मजबूती से तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप जुड़े हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि एक्सचेंज की तरफ से एक भरोसा मार्केट में जाए। हमारा मकसद भी यही था कि एक तरफा अगर कोई आरोप भी लगा रहा है तो उनकी बात सिर्फ ना जाए, आप उनको कोई ट्रस्ट यहाँ पर दिला पाएँ। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, उन कारोबारियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त ये कह रहा है कि जीरा और ग्वार में गलत हो रहा है,
गलत तरीके से मार्केट का मूव हो रहा है और इस पर एक्सचेंज को ध्यान देना चाहिए, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मृत्युंजय जी, मैं यही बोलूंगा कि मार्केट इज ऑलवेज ए फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर। जो इन्फॉर्मेशन आज प्रोड्यूस हो रही है, आ सकती है, उसके लिए मार्केट रिएक्ट करता है, इसलिए इसको फ्यूचर्स मार्केट बोलते हैं। अगर मार्केट हमें कुछ इस तरह का इंडिकेशन दे रहा है और ये मार्केट रिस्क मैनेजमेंट के लिए बोला है, तो मैं उन सब लोगों को जो ये बोल रहे हैं कि प्राइस गिरने से नुकसान हो गया, शायद हेज किया होता तो नहीं होता, तो इस मार्केट को ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए जिसलिए ये बना है। ये प्राइस रेफरेंस के लिए भी बना है, बट कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं, जिनको रिस्क है और जो अनसर्टेनिटी है, इससे पहले मैं आपका ही सुन रहा था, गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया और प्याज के प्राइसेस आधे हो गए, 50%। बिल्कुल। गवर्नमेंट ने येलो पीस का डिसीजन लिया, इंपोर्ट का प्राइसेस 72 वाले कानपुर 5000 हो गए, Yes. राइट। तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। ये मार्केट सिर्फ देखने के लिए नहीं बना है, कहीं ना कहीं आपको लगता है रिस्क है, हाँ, तो आप hedge आइए करें। हेज कीजिए, और हेज करने के बाद अगर हेज सही नहीं होता तो एक्सचेंज विल डेफिनेटली लुक इनटू इट, और आपके जो भी सजेशन है उनको लेंगे, कंसीडर करेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कहा, और सबसे बड़ी बात कि आपने तमाम सवालों के बहुत ही मजबूती से जवाब दिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि एग्री ट्रेड से जुड़े हुए लोग आपको सुन पाएँ, समझ पाएँ कि एक्सचेंज का अप्रोच ओवरऑल फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर है क्या। बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में एक्सचेंज की जो फ्यूचर प्लानिंग है वो बताने के लिए, और जो जिस तरह की बातें हो रही हैं एग्री फ्यूचर कमोडिटी को लेकर, उसके ऊपर तमाम तरीकों के जो सवाल आ रहे हैं उसके जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।